क्या वाकई पाकिस्तान हिंदुस्तान पर परमाणु हमला करने की तैयारी कर चुका था? क्या वो काली घड़ी सचमुच आने वाली थी, जब लाखों मासूम जिंदगियां पल भर में राख में तब्दील हो जाती? क्या ट्रंप को कोई ऐसी सच्चाई पहले ही पता चल गई थी जो आज भी हम और आप नहीं जानते? दोस्तों, ये सवाल आज भी हर उस दिल को झकझोर देते हैं जो उस डरावनी रात की हकीकत को महसूस कर सकता है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि युद्ध के तपते माहौल के बीच ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान करवा दिया? दोनों देशों के आधिकारिक बयान भी कुछ ही देर बाद सामने आ गए और कुछ ही घंटों में ऐसा लगा जैसे आग का दरिया ठंडा हो गया हो। यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, ऐसा कौन सा अदृश्य दबाव था, कौन सा राज था पर्दे के पीछे, जिसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी नजरअंदाज नहीं कर सके? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र देव है और आप इस समय देख रहे हैं नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग का यूट्यूब चैनल। अब जरा नजर डालिए ट्रंप की उस पोस्ट पर जो उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की थी। ट्रंप लिखते हैं, मैं भारत और पाकिस्तान के मजबूत व दूरदर्शी नेतृत्व पर गर्व करता हूं। उन्होंने समय रहते समझ लिया कि इस संघर्ष को रोकना कितना जरूरी है। इससे लाखों मासूम जिंदगियां बच गई। यहां गौर कीजिए, ट्रंप ने मिलियंस ऑफ गुड एंड इनोसेंट पीपल्स की बात की है, यानी वो लाखों नहीं बल्कि 20-30 लाख लोगों के मारे जाने की आशंका की तरफ इशारा कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि भारत पाक के बीच अब तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें हजारों सैनिकों की शहादत हुई है, लेकिन लाखों आम नागरिकों के मारे जाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। तो फिर ट्रंप किस भयावह तबाही की बात कर रहे थे? उनका यह बयान साफ तौर पर इशारा करता है कि सीज फायर की कहानी जितनी हमें दिखाई गई, असलियत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। वहीं दूसरी ओर युद्ध विराम से पहले अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ये कह रहे थे कि अगर भारत युद्ध रोकता है तो उसे बेहतर व्यापारिक समझौते मिल सकते हैं। इसके कुछ ही समय बाद ट्रंप ने खुद कहा कि वो दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने जा रहे हैं और कश्मीर मसले पर समाधान की बातें भी करने लगे। इस सब के बीच एक और चौंकाने वाली घटना घटी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर रिक्टर स्केल पर 4 तीव्रता का भूकंप आया। ये इलाका भूकंप प्रभावित रहा है, पर इस बार इसका समय और जगह कुछ अलग ही इशारा कर रहे थे। कई विशेषज्ञों ने सवाल उठाया, क्या पाकिस्तान उस इलाके में गुपचुप परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा था? इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, पर डर की लहर अमेरिका तक फैल गई थी। उधर भारत की सेना ने जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसकर तबाही मचाई थी, उसने पाकिस्तान को पूरी तरह हिलाकर रख दिया था। 9 से 10 पाकिस्तानी एयरबेस तबाह कर दिए गए थे। सैकड़ों आतंकवादी मारे जा चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को चौंका दिया था। पेशावर के नूरखा बेस तक भारतीय सेना की पहुंच बन चुकी थी और यहीं पर पाकिस्तानी मिलिट्री का मुख्यालय है। इस खबर से पाकिस्तान की रूह तक कांप उठी। हिंदुस्तान घर में घुसकर तबाही मचा रहा था और पाकिस्तानी सेना मूक दर्शक बन चुकी थी। यहां तक खबरें आई कि भारतीय सेना उन स्थानों तक पहुंच चुकी थी जहां पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार तैनात कर रखे थे। हालात ऐसे बन गए कि शहबाज शरीफ को न्यूक्लियर कमांड टीम की आपात बैठक बुलानी पड़ी। हालांकि कुछ समय बाद पाकिस्तान ने कहा कि बैठक नहीं हो रही है, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान ने अमेरिका को कुछ ऐसा बताया जिससे पूरी स्थिति पलट गई। संभावना जताई गई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को परमाणु युद्ध की धमकी दी हो। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका को अलार्मिंग सिचुएशन के संकेत मिलने लगे थे। इसके तुरंत बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फोन किया। बात हुई और फिर वो तूफान थम गया। युद्ध विराम घोषित हुआ। पर रुकिए, सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान ने जब गोलीबारी की तो भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने सामने आकर कहा, हम पाकिस्तान से कहना चाहते हैं कि वो इस स्थिति की गंभीरता को समझे और उचित कदम उठाए। अब सवाल ये उठता है, अगर पाकिस्तान युद्ध विराम के बावजूद संघर्ष कर रहा था तो हम शांत क्यों रहे? क्यों नहीं दिया गया उसी अंदाज में जवाब? यहां कुछ तो है,
जो आज भी पर्दे के पीछे छुपा है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सरकार को जरूर कोई ऐसी गूढ़ जानकारी हाथ लगी थी जिसने उन्हें अपने कदम पीछे खींच लेने या फिर वही थम जाने को मजबूर कर दिया। ये कोई सामान्य परिस्थिति नहीं थी। साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी गहरी और खतरनाक धमकी दी गई होगी जिसकी वजह से एक भयंकर तबाही की आशंका बन रही थी। एक ऐसा खतरा जिसे टालना भारत के लिए उस क्षण आवश्यक था। हमारे प्रधानमंत्री हो या रक्षा से जुड़े अन्य अधिकारी, उनकी पहली और अंतिम प्राथमिकता देशवासियों की सुरक्षा है। क्योंकि जब हम जीवित, सुरक्षित और एकजुट होंगे तभी सियासत होगी, तरक्की होगी, जीवन आगे बढ़ेगा। लेकिन यदि राष्ट्र की सुरक्षा ही खतरे में आ जाए तो बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। इसलिए कोई न कोई गुप्त और चौंकाने वाली जानकारी जरूर होगी जो अब तक हम सबके सामने नहीं आई। यही वो बात थी जिसने युद्ध जैसे हालातों को एक झटके में शांत कर दिया। ट्रंप का बयान, उनके शब्द साफ इशारा कर रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा था, कुछ ऐसा जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था। हालांकि असली सच्चाई अब भी पर्दे के पीछे छिपी हुई है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस घटना को लेकर विपक्ष भी बेहद चिंतित और जिज्ञासु है। जानना चाहता है कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस मामले पर किस प्रकार प्रतिक्रिया दे रही है। जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से सामने आई तो उन्होंने सिर्फ उन्हीं बातों को उठाया जो पब्लिक डोमेन में है। लेकिन इन बातों से भी साफ जाहिर होता है कि इस घटनाक्रम में कई सवाल अनुत्तरित हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले यह कहना कि इट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, और फिर अचानक अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट और खुद राष्ट्रपति का सीज फायर की घोषणा करना, यह सिलसिला सामान्य नहीं है। इसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों का सीज फायर को स्वीकार करना। क्या भारत सरकार ने इस मध्यस्थता को सच में स्वीकार किया और किन शर्तों पर अमेरिका ने यह घोषणा की? यह बेहद गंभीर और विचारणीय प्रश्न है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कश्मीर का जिक्र किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यह हजारों साल पुराना मुद्दा है, जबकि वो शायद भूल गए कि 76 साल पहले यह एक ही देश था, कोई मसला नहीं था। ऐसे में यह आशंका और गहरी हो जाती है कि क्या अमेरिका एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को हाफनेट करने की कोशिश कर रहा है? आईएमएफ का बेल आउट, बैक चैनल डिप्लोमेसी, इन सब के पीछे क्या चालें चल रही हैं, यह समझना बेहद जरूरी है। अब अगर वाशिंगटन से सीज फायर की घोषणा होती है तो यह भारत की संप्रभुता और निर्णय लेने की स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने जो बातें बोली हैं वो भी कम गंभीर नहीं है। सीज फायर की घोषणा के तुरंत बाद बॉर्डर पर लगातार गोलाबारी होती है, गोले दागे जाते हैं। ये सब उस सीज फायर की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। अगर दोनों देशों के डीजीएमओ ने बात करके सीज फायर की पुष्टि की है तो फिर उसी रात पाकिस्तान द्वारा बार बार उसका उल्लंघन करना ये भरोसे को चकनाचूर कर देता है। इसलिए मैं मानता हूं कि भारत सरकार को एक ऑल पार्टी मीटिंग तत्काल बुलानी चाहिए। पिछली 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स में जो नहीं हुआ, इस बार होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को इस बार अवश्य उस मीटिंग में उपस्थित होना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वे पूरे देश और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास मिले, क्योंकि जब खतरा देश पर आता है तो हर विचारधारा, हर मतभेद गौण हो जाते हैं। देश सर्वोपरि होता है और इससे पहले सभी दलों ने अपने मतभेद भुलाकर सरकार को पूरा समर्थन दिया था। इसलिए यह आवश्यक है कि सभी को बताया जाए कि सीज फायर किन शर्तों पर हुआ, और यदि उसके तुरंत बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर से गोलाबारी कर रहा है तो हम उनकी विश्वसनीयता पर और कितने समय तक भरोसा करते रहेंगे? क्या कोई ठोस गारंटी है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी? क्योंकि पाकिस्तान की सेना और वहां का राजनीतिक ढांचा हमारे देश से बहुत अलग और अस्थिर है। तो फिर क्या गारंटी है, क्या भरोसे की बुनियाद बची है? खासकर जब हमने बीती रात खुद अपनी आंखों से देखा कि वायलेशंस रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं है,
ये सवाल हमारे हर नागरिक की सुरक्षा से जुड़ा है। ये सवाल हमारे आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से जुड़ा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे 2025 की एक और नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने देश से प्यार करें और हमेशा मुस्कुराते रहें। और हां, अगर आपको हमारा यह वीडियो ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण लगा हो तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल नर्सिंग पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां हर घर तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।